आज मैं आपको लेसन 6 कराऊंगी बेटा। लेसन 6 का हमारा नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब पूरे लेसन में यही है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। तो आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए कि ये परिवर्तन होते क्या हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है बेटा? वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपना रंग, रूप, आकार बदल लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, इसमें पदार्थ नहीं उत्पन्न होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है बेटा। इसमें केवल भौतिक में केवल रंग, रूप, आकार बदलता है, पदार्थ वही रहता है। और इसमें नया पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। मतलब जैसा पहले पदार्थ होता है वैसा नहीं रहता है। ठीक है बेटा। अब जैसे अब तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पलों से मैं समझाऊंगी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है। जैसे प्रकाश संश्लेषण है बेटा हमारा। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। किसकी सहायता से? सूर्य के प्रकाश की सहायता से, मिट्टी से खनिज लवण लेकर। अब वो जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया, उसको हम वापस नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में नए नए पदार्थ बनते हैं, है ना बेटा। पौधों के लिए क्या तैयार होता है? भोजन तैयार होता है। तो इसलिए ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब जल में शक्कर को घोलना। जल में जब आप चीनी घोल देते हो तो उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया आपका? भौतिक परिवर्तन। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बदला है बेटा, नया पदार्थ नहीं बना है, केवल उसका क्या बदल गया है? स्वाद बदल गया है। जब रंग, रूप, आकार, स्वाद बदल जाए तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। कोयले को जलाना। अब कोयला जल गया तो क्या बन गया बेटा? राख बन गया। तो नई एक चीज़ बनी है, इसलिए इसको हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है बेटा? ये रासायनिक परिवर्तन है। और जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मोम को पिघलाना। अब मोम को पिघला रहे हैं बेटा, तो मोम ही रहेगी। वो मोम अगर मोम ही है, वो बदली तो नहीं, तो उसका आकार बदल गया है, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। जब चीज़ वही रहती है बेटा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फॉइल बनाना। लेकिन वो है तो एल्यूमिनियम ही ना बेटा, हमने उसे पतला तो बना दिया। आप जैसे सिल्वर फॉइल जिसमें आप रोटी ले जाते हो, वही है ये एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फॉइल बनाना, जिसको हम सिल्वर फॉइल कहते हैं। तो ये चीज़ तो वही रही है बेटा, इसलिए ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ही रही है ये। अब भोजन का पाचन। जब हमारे अंदर भोजन पचता है तो वो अलग अलग रूपों में बदलता है। पहले वो कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, फिर ग्लूकोज में बदलता है, और फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस में बन जाता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इस तरह से नए नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जब नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है बेटा? आपने आगे परिवर्तन भी लिखना है। तो आपको जो मैंने बताया वो आप चेक कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण आपका रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना क्योंकि इसमें राख बन गई, नई चीज़ बनी, रासायनिक हो गया। मोम को पिघलाना नई चीज़ नहीं बनी, भौतिक हो गया। ठीक है बेटा। अब ये एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फॉइल बनाना कैसा परिवर्तन है बेटा? भौतिक, क्योंकि ये वैसे का वैसे रहेगा, एल्यूमिनियम ही रहेगी। भोजन का पाचन, इसमें आपको मैंने बताया नए नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए क्या हो गया बेटा? रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन सेकंड है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए।
लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। नहीं बेटा, क्योंकि लकड़ी के लट्ठे को जब हम टुकड़ों में काटेंगे तो वो क्या रहेगा, लकड़ी ही रहेगी, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये एक भौतिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा बेटा, ये भौतिक परिवर्तन। तो हम लिखेंगे सही करके, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी सारा वही रहेगा बेटा, रासायनिक की जगह आपने लिखना है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अगला है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं, क्योंकि जब पत्तियों से खाद बन जाएगी तो वो पत्तियां तो वापस नहीं आ सकती। खाद एक नई चीज हो गई बेटा, तो इसलिए ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। इसको बोलेंगे असत्य, और इसको बदल के लिखेंगे पत्तियों से, पूरा ऐसे लिखेंगे बेटा, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है बेटा, ये ऐसे पूरा लिखेंगे, भौतिक की जगह रासायनिक लिखेंगे। जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। ये बात बेटा सत्य है। जब लोहे के पाइपों पे अगर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, उस पे जंग नहीं लगता है। जिंक लेपित मतलब जिंक की परत चढ़ गई है, किसके ऊपर, लोहे के पाइपों के ऊपर, तो उस पे आसानी से जंग नहीं लगती है। ये बात सत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, ये गलत है। देखा होगा बेटा आपने, जंग तो लोहे से अलग होता है, तो ये क्या हो गया, असत्य। तो आप लिखेंगे लोहा और जंग, पूरा ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर एक ही की जगह लिखेंगे आप अलग अलग पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ है बेटा, अलग अलग। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब भाप का संघनन क्या होता है बेटा, जब भाप क्या होती है, जैसे आपका गर्म पानी हो रहा है, वो भाप बन रही है, उसमें अगर आप उसके ऊपर प्लेट ढक देते हो तो वो आपको छोटी छोटी बूंदे प्लेट पर आ जाती है आपकी, ये होता है संघनन। भाप का पानी के बूंदों के रूप में बदलना, जैसे छोटी छोटी बूंद आपको दिखाई देंगी प्लेट पर, तो ये कैसा है बेटा, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये भाप से पानी बन रहा है। भाप किससे बनी, पानी से बनी, तो ये दोबारा उसी में आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कह रहा है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सही कह रहा है बेटा। ठीक है। अब यहाँ पैसे इसको यही बातें लिखी हुई है, देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। आपने रिक्त स्थानों को भरना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, CO2। अब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो यह किसके कारण दूधिया हो जाती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके कारण दूधिया हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, CaCO3। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, ये चूने के पानी में प्रवाहित किया किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये बन गया CaCO3। अब चूने का पानी जो बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं बेटा, उसमें हम पानी मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका चूने का पानी, तो ये आपका हो जाता है। और फिर ये किसके कारण बनने के कारण दूधिया हो जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। खाने के सोडे को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और रासायनिक नाम में आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पर क्या भरेंगे बेटा, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 भी कहते हैं, और लिखने में आपको ऐसे लिखना रासायनिक नाम। ये जो NaHCO3 है, ये रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, कौन सी होती है बेटा, विद्युत लेपन या यशद लेपन। कौन सी होती है, विद्युत लेपन और यशद लेपन। ये होता है उन पे किसी चीज़ की परत चढ़ाना, ये विद्युत के द्वारा होता है बेटा, तो विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब भौतिक गुण क्या होते हैं बेटा, आपको बताया गया है, रंग, रूप, आकार, ये जो होते हैं उसके भौतिक गुण होते हैं किसी भी पदार्थ के, रंग, रूप, आकार, स्वाद, है ना।
ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। जब नए पदार्थ बन गए तो कौन से परिवर्तन होंगे बेटा? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ से आपकी परिभाषा भी बन गई। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है। नींबू का रस सबके घर में होता है बेटा, खाने का सोडा भी होता है। तो आप देखना, मिला के बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, ये आपको समझाना है। जब नींबू के रस में बेटा खाने का सोडा मिलाया जाता है तो क्या होता है, बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। ये बात तो हमने यहीं से ली है, ठीक है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, नया पदार्थ बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जब हमने दोनों चीज़ों को मिलाया बेटा तो इसमें एक नया पदार्थ बना है, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन है। और कौन सी गैस बाहर आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। नेक्स्ट है बेटा आपका, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो मोमबत्ती के जलने में सबसे पहले मोमबत्ती का मोम पिघलता है और फिर वाष्प बनकर जलता है। दो बातें हो गई बेटा, एक तो मोमबत्ती का मोम पिघला है, फिर वाष्प बनकर जलता है, तो दो बातें हो गई, जलना और पिघलना। तो इस प्रक्रम में मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब पिघलेगा तो वो मोम ही रहेगा बेटा, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। अब मोम को दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है, दोबारा से हम उसको जमा कर ठोस अवस्था में बदल सकते हैं। ठंडा करके वो जो हमने गर्म किया है, फिर वो ठंडा करके वापस ठोस अवस्था में आ सकता है, यानी कि मोम बन सकता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन जब मोम के वाष्प जलते हैं बेटा, आपने देखा होगा मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो मोम क्या होता है, ख़त्म होता रहता है ना। तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं जो कि नए पदार्थ हैं। क्या पैदा हुए बेटा? मोमबत्ती को जलाने से धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि नए पदार्थ हैं। अतः यह प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन है। तो आपने देखा मोमबत्ती का जलना, पहले मोम पिघला तो वो भौतिक परिवर्तन है बेटा, उसके बाद मोम जला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और धुआं निकला। तो ये दोनों नई चीज़ें हैं, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब हमें कहा गया एक और ऐसा ही उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो हमने बताया शुष्क सेलों वाली टॉर्च में। अब टॉर्च देखिए बेटा, जो सेल से जलती है। अब वो कैसे सेल कहलाते हैं? शुष्क सेल। जैसे कोई खिलौने में भी आप सेल बदलते होंगे, घड़ी में भी बदलते होंगे, घर की वॉल क्लॉक में बदलते, वो शुष्क सेल होते हैं बेटा। अब इससे जब बल्ब जलता है तो वो भी एक ऐसा उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो अब कैसे दोनों होते हैं बेटा? क्योंकि बल्ब का जलना व बुझना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बल्ब जल रहा है बेटा, उसको हम बंद कर रहे हैं, बुझ रहा है, तो इसमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब शुष्क सेल से क्या हो रहा है? विद्युत की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि बिजली पैदा हो रही है, तभी उससे हम बल्ब जो टॉर्च है वो जल पा रही है। इसलिए क्या होता है, ये किससे होता है? उसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होती है। जो सेल होता है बेटा, सेल में क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ डले होते हैं, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। अब नई चीज़ बन गई, बिजली बन गई। विद्युत का मतलब बिजली की उत्पत्ति होगी जब हम सेल जला रहे हैं बेटा, तो इसलिए ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब दही जमने से क्या होता है बेटा? दही तो बिल्कुल दूध से अलग होती है, दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही को चाहे हम कुछ भी कर ले तो दूध नहीं बन सकती, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो, जब दूध में कुछ खट्टा पदार्थ डालकर उसे कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है तो हमें दही प्राप्त होती है। तो सबको पता है, मम्मी रात को खट्टा डाल के रख देती है बेटा दूध में, तो सुबह दही मिलती है हमें। परंतु दही को किसी भी तरीके से दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परिवर्तित मतलब बदला नहीं जा सकता।
क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है, भिन्न मतलब अलग है, इसलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। भिन्न का मतलब अलग है बेटा, परिवर्तित का मतलब बदलना होता है, ठीक है, या बदला नहीं जा सकता, फिर यहाँ पे किया नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है आपका, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। अब जब लकड़ी जलाएंगे तो बेटा इससे राख मिलेगी, नया पदार्थ होगा, गैस भी निकलेगी। अब छोटे टुकड़ों में काटेंगे, वो ऊपर भी आया था, तो ये जब काटेंगे तो क्या होगा बेटा, ये लकड़ी तो लकड़ी रहेगी, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और जलने वाला रासायनिक परिवर्तन, कोई भी चीज़ जल रही है बेटा वो नया पदार्थ देती है, तो उससे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो बेटा, लकड़ी के जलने से धुआं और राख बन रहे हैं, अर्थात लकड़ी के गुण बदल गए हैं, नए पदार्थों की उत्पत्ति है, इसलिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। परंतु जब लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो लकड़ी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, इसलिए लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। अतः लकड़ी का जलना और उसे छोटे टुकड़ों में काटना दो भिन्न परिवर्तन हैं। ये बीच में नहीं आएगा बेटा। अब नेक्स्ट है आपका, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। किसी बीकर में आपने क्या लेना है बेटा, एक कप जल, मतलब आप कांच के गिलास में ले सकते हो घर पे, जैसे ये बीकर होता है बेटा ऐसे बना होता है, ये साइंस लैब में आप देखोगे, ठीक है, ये बीकर है। इसी तरह आप यहाँ पर कांच का गिलास ले सकते हो घर में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन ये आपको कॉपर सल्फेट वगैरह घर पे नहीं मिलेगा बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये घर पे तो नहीं कर पाओगे। आपको घर पे वही प्रैक्टिकल करने हैं जो सामान आपके पास पहले से उपलब्ध है। अब देखो बेटा, किसी बीकर में एक कप जल लेना है आपको, उसमें तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डालनी है। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बेटा, H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। H2SO4 को कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी कुछ बूंदें हमने पानी में मिलानी है, एक कप पानी लिया हमने। अब जल का मतलब पानी है, जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं। अब क्या डालना है बेटा, जब पानी गर्म होना शुरू होएगा, उबलने का देखा आपने, वो बुलबुले से उठते हैं बेटा। अब इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण लो और उसमें क्या करो, चलाते हुए मिलाएं। पानी जो उबल रहा है उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, हिलाते जाओ बेटा। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि इसमें और कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना हो जाए। जब सारा हम जितना पानी ले रहे हैं बेटा वहाँ तक जब कॉपर सल्फेट हम डाल देंगे, उसके बाद क्या होगा, वो घुलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक जब हम कॉपर सल्फेट नीचे से डालने लगे, यहाँ तक जब आ जाएगा, मतलब पानी की मात्रा उसमें अब हमें नहीं दिखाई देगी, तो उस टाइम हमने उसको मिलाना बंद कर देना है। विलियन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेना है, ठीक है बेटा, इसे ठंडा होने दीजिए। विलियन मतलब जो घोल है उसे निकाल लेंगे हम फिल्टर पेपर की सहायता से। जब विलियन ठंडा हो रहा है तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि ठंडा होने पर बीकर के तल पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। ये दिख रहे हैं बेटा, ये ऐसे छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, जैसे चीनी देखिए आपने, वो चीनी के क्रिस्टल होते हैं, ऐसे ये छोटे छोटे क्रिस्टल किसके बन जाएंगे, कॉपर सल्फेट के। तो कैसे किया, पहले आपने एक कप जल लिया, उसमें तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डाली, उसके बाद आप कॉपर सल्फेट को मिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, और तब तक डालना जब तक उसमें पानी की मात्रा ख़त्म ना हो जाए। तो इसके बाद आप उसको क्या करेंगे, छान लेंगे फिल्टर पेपर की सहायता से और फिर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आपको देखोगे ये छोटे छोटे दाने जो दिख रहे हैं ये क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होंगे, किसके, कॉपर सल्फेट के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। अब आपको पता ही है बेटा कि लोहे को जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वायु और नमी। जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो लोहे का संपर्क वायु व नमी से टूट जाता है, जिस कारण लोहे का गेट जंग से बच जाता है, ठीक है बेटा। तो नमी और वायु से बचाने के लिए हम उसको जब पेंट कर देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में
लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? क्योंकि समुद्र के क्षेत्रों में क्या होता है बेटा, वहाँ पे वायु होती है और वायु में नमी अधिक होती है और रेगिस्तान क्षेत्रों में नमी नहीं होती है। यही बात आपको लिखनी है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र के कारण वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण लोहे की वस्तुओं को अधिक जंग लगता है, जबकि रेगिस्तान क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा न के बराबर होती है। मतलब वहाँ तो होती ही नहीं बेटा नमी, जिस कारण लोहे की वस्तुओं को कम जंग लगता है। अतः रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग लगता है और रेगिस्तान क्षेत्रों में कम लगता है। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी, उसको हम कहते हैं बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये है परिवर्तन ए। फिर यही गैस जलती है, परिवर्तन बी। गैस को जलाते हैं हम। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। अब परिवर्तन ए होगा जो बेटा, वो प्रकर्म एक जो था हमारा, परिवर्तन जो हुआ था, क्या हुआ था, गैस बाहर आई, कौन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और वो गैस में द्रव के रूप में थी, लेकिन उसको हम गैस ही कह रहे थे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो गैस से गैस में ही रही बेटा, तो इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। और परिवर्तन बी में जब जलने लगी, जब भी कोई चीज़ जलती है तो उससे धुआं उत्पन्न होता है, नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए ये है रासायनिक परिवर्तन है। तो हमने सही कथन बताना है। तो सही कथन क्या है बेटा, प्रकर्म बी या परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को जब हम अपघटित करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। ये है परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। तो ये जब बायोगैस बनी बेटा, ये अपशिष्ट पदार्थ अपघटित हो गए, जो पदार्थ थे वो चेंज हो गए बिल्कुल और वो गैस में बदल गए। तो ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर जैव गैस किसके रूप में, ईंधन के रूप में जलाई जाती है। जब जलाना तो मैंने आपको बता ही दिया बेटा, रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी चीज़ जला रहे हैं तो रासायनिक परिवर्तन है, ये तो आपने पक्का याद रखना है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनना है बेटा आपको। तो इसमें क्या होगा, प्रकर्म ए और प्रकर्म बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। ओके बेटा, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए। ठीक है बेटा, और पढ़ाई में मन लगाइए। ओके बेटा, बाय बाय।